अब देखो बच्चों, आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करूंगा और ये टॉपिक है मेरा क्या, कन्फर्मेशन। ओके, तो देखो बच्चों, ये एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म है और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है उसके चारों तरफ जब एटम्स या ग्रुप फ्री रोटेशन करते हैं तब ये मॉलिक्यूल में डेवलप होती है। ओके, तो सबसे पहले हम इसे डिफाइन कर लें कि द डिफरेंट different arrangement of atoms or groups of molecule due to free rotation around C single bond C are called ठीक है, कन्फर्मर और रोटोमर्स and this phenomena is called conformation। समझ गए बच्चों कि डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स ऑफ द मॉलिक्यूल ड्यू टू फ्री रोटेशन अराउंड सी सिंगल बॉन्ड सी आर कॉल्ड, ठीक है, कन्फर्मर और रोटोमर एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड कन्फर्मेशन। ठीक है, तो इस तरह से इन कन्फर्मेशन अगर आप देखोगे कि जो कन्फर्मेशन होता है, इन कन्फर्मेशन बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल remain same in all conformer, only डाइहेड्रल एंगल, अभी हम इसको डिफाइन करेंगे अलग से, डाइहेड्रल एंगल चेंज्ड। समझ गए बच्चों कि जब कन्फर्मेशन होता है तो कन्फर्मर जो बनेंगे, ठीक है, उन कन्फर्मर्स में आप देखोगे कि जो मॉलिक्यूल का बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो चेंज नहीं होगा, ना ही बॉन्ड लेंथ चेंज होगी ना ही बॉन्ड एंगल, केवल एक डाइहेड्रल एंगल चेंज होगा जिसके कारण ही ये अलग अलग फॉर्म में दिखाई देते हैं। द एनर्जी, अब आप देखते हैं कि अगर इनको सेपरेट किया जाए तो क्या पॉसिबल है। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रोटेशन ऑफ ग्रुप्स, ठीक है, और एटम्स अराउंड C single bond C is available at room temperature, therefore separation of conformer means isolation भी कह सकते हैं, isolation conformer not possible। समझ गए बच्चों कि जो ये कन्फर्मर्स बनते हैं उनको एक दूसरे से है हम आइसोलेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इनके जो सिंगल बॉन्ड के रोटेशन में जो ग्रुप और एटम रोटेट हो रहे हैं उनके लिए जो एनर्जी चाहिए है वो रूम टेम्परेचर में ही क्या हो जाती है, अवेलेबल हो जाती है। तो हम ऐसे में इन कन्फर्मर्स को एक दूसरे से सेपरेट नहीं कर सकते। एंड इन्फिनिट नंबर, समझ गए बच्चों, इन्फिनिट नंबर ऑफ conformer are possible in complete rotation, ठीक है, 360 डिग्री का जो एक कंप्लीट रोटेशन होगा, रोटेशन अराउंड
सी सिंगल बॉन्ड सी। समझ गए बच्चों कि एक अगर आपसे क्वेश्चन होता है कि क्या इनके नंबर आप कितने होंगे, तो ध्यान रखें इन्फिनिट नंबर ऑफ कन्फर्मर आर पॉसिबल, क्योंकि हर एक डिग्री में और डिग्री के फ्रैक्शन में भी एक कन्फर्मर बनेगा। क्यों? क्योंकि ये सीधा डेफिनेशन है, ठीक है, कि डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल ड्यू टू फ्री रोटेशन अराउंड सी सी आर सी, ठीक है, अराउंड सी सी बॉन्ड, ये किसके बॉन्ड में? सी सी बॉन्ड में। तो डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप्स ऑफ मॉलिक्यूल ड्यू टू फ्री रोटेशन, तो ऐसे में स्पेस में अलग अलग क्या बनते जाएंगे? अरेंजमेंट, जिनमें आप हर डिग्री में एक अरेंजमेंट पॉसिबल है, उसके फ्रैक्शन में पॉसिबल, इसलिए इनकी जो नंबर्स हैं कन्फर्मर वो इन्फिनिट नंबर में होते हैं। ओके, और इनका आइसोलेशन पॉसिबल नहीं है। अब हम आ जाते हैं पहले रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कन्फर्मर्स। समझ गए बच्चों कि जो कन्फर्मर्स होते हैं उनके लिए या हम ये कह सकते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ कन्फर्मर। समझ गए बच्चों कि जो कन्फर्मर बनते हैं उनके कौन कौन से प्रोजेक्शन पॉसिबल हैं या कौन कौन से प्रोजेक्शन दिए जाते हैं। तो इनमें से एक होता है बच्चों न्यूमैन प्रोजेक्शन, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला ये है, ठीक है, कि ये क्या है? न्यूमैन प्रोजेक्शन, और एक आएगा सॉहर्स प्रोजेक्शन। तो हम देखते हैं कि न्यूमैन प्रोजेक्शन क्या है। तो आप देखोगे कि इन दिस प्रोजेक्शन, ठीक है, मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल होगा viewed in front along, या हम ये कह सकते हैं in front along the C सिंगल बॉन्ड C, ठीक है, कि इसमें मॉलिक्यूल को कहां से देखा जाता है बच्चों? C सिंगल बॉन्ड C बॉन्ड एक्सिस। समझ गए ना कि इसमें मॉलिक्यूल को सामने से देखा जाएगा, और कहां किस सामने से? जो C सिंगल बॉन्ड C बॉन्ड एक्सिस होगी, ठीक है। एंड जो 2 कार्बन एटम है एंड 2 कार्बन एटम जो होंगे, आप देखोगे कार्बन एटम्स shown by 2 सर्कल्स। समझ गए बच्चों, इनमें 2 कार्बन जो हैं, जो सी सिंगल बॉन्ड सी से जो ये 2 कार्बन एटम्स हैं, इनको सर्कल से रिप्रेजेंट किया जाएगा। जो रियर कार्बन होगा, कार्बन shown by कंप्लीट सर्कल, एंड फ्रंट कार्बन जो होगा कार्बन वाई पॉइंट। समझ गए कि एक पॉइंट शो कर देंगे, क्योंकि अगर हम 2 सर्कल बना देंगे तो वो ऐसे अलग अलग दिखाई नहीं देंगे। एंड 3 जो हम देखते हैं कि 3 एटम्स और जो ग्रुप्स होंगे, है ना, ग्रुप्स ऑफ ईच कार्बन रिप्रेजेंटेड एट 120 डिग्री एंगल। तो इस प्रोजेक्शन में मॉलिक्यूल को क्या करेंगे बच्चों? बिल्कुल सी सिंगल बॉन्ड सी जो एक्सिस होती है उसके बिल्कुल फ्रंट से देखते हैं, और जो 2 कार्बन एटम इस सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं उनको 2 सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन रियर कार्बन जो होगा, रियर कार्बन मीन्स पीछे वाला, उसको एक कंप्लीट सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। समझ गए ना। और जो फ्रंट कार्बन होगा उसे एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज आप देखते हैं, ठीक है, कन्फर्मर ऑफ इथेन, अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, इथेन को लेंगे कि कन्फर्मर ऑफ इथेन कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो देखते हैं आपकी जो इथेन होता है ये है CH3। तो इसमें जो C1C2 बॉन्ड एक्सिस है ना, इसी को अलोंग में हमें क्या करना है? रोटेट करना है। तो देखो ये हो गया रियर कार्बन, ओके, और ये हो गया क्या हमारा? फ्रंट कार्बन।
हम सामने से देख रहे हैं, बिल्कुल सामने से, इसीलिए हमें बॉन्ड एक्सिस दिखाई नहीं देगी या बॉन्ड दिखेगा नहीं। ये है हो गए इस रियर कार्बन से जुड़े हुए 3 हाइड्रोजन, ठीक है, और बाकी 3 हाइड्रोजन आप इस तरह से जोड़ दें। ये फ्रंट कार्बन के हो गए और मैक्सिमम डिस्टेंस में है। एक ऐसा बन सकता है, तो एक हम ऐसा भी बना सकते हैं बच्चों, ठीक है, इस तरह का। हम किसी भी मॉलिक्यूल का न्यूमैन प्रोजेक्शन बना सकते हैं, बस हमें ध्यान रखना है कि किस बॉन्ड के अराउंड में हमें रोटेशन कराना है, इस तरह से। तो ये बन गए, आप देख रहे हैं। तो ये जो पीछे वाला कार्बन है ये क्या है, रियर कार्बन, समझ गए बच्चों। और ये जो सामने है ये क्या है, फ्रंट कार्बन। और आप देख रहे हैं कि ये जो ग्रुप रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं वो कितने डिग्री में है, 120 डिग्री। तो ये कहलाता है न्यूमैन प्रोजेक्शन। बात समझ गए? कोई एक एग्जांपल से मैंने आपको समझा दिया। अब हम दूसरा प्रोजेक्शन में आते हैं, जो कि ये भी हमारे लिए यूजफुल है, और ये है सहार्स प्रोजेक्शन। समझ गए ना, कौन सा प्रोजेक्शन, सहार्स प्रोजेक्शन। तो देखो बच्चों, इसमें मॉलिक्यूल को कंप्लीट देखा जाता है थोड़े से ऑब्लिक एंगल में, ठीक है। कि इसमें क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल होगा, मॉलिक्यूल, ठीक है, व्यूड जो किया जाएगा, इसका व्यू लिया जाता है जब, तो मॉलिक्यूल व्यूड, ठीक है, कहां से देखेंगे, मॉलिक्यूल व्यूड अलोंग द सी सिंगल बॉन्ड सी, ठीक है, बॉन्ड एक्सिस ऑफ द मॉलिक्यूल फ्रॉम, ठीक है, कहां से, एन ऑब्लिक एंगल। समझ गए बच्चों कि इसमें मॉलिक्यूल को जो है सी सिंगल बॉन्ड सी एक्सिस जो होगी उसमें हम क्या करेंगे, उसके थोड़े से घूमे हुए तिरछे से देखेंगे ऑब्लिक एंगल में, ठीक है। और जो एंड सी सिंगल बॉन्ड सी जो बॉन्ड होगा, सी सिंगल बॉन्ड सी जो बॉन्ड होगा, सोन बाय किससे करते हैं हम, सोन बाय स्ट्रेट लाइन विच इज tilted, which is slightly tilted। समझ गए बच्चों कि थोड़ी सी वो झुकी होगी। और इसमें जो फ्रंट कार्बन होगा, अब आता है कि इसमें किस तरह का रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। फिर से समझें कि इसमें मॉलिक्यूल को हम सी सिंगल बॉन्ड सी एक्सिस से देखेंगे थोड़े से ऑब्लिक एंगल में, और जो सी सिंगल बॉन्ड सी बॉन्ड है उसे एक स्ट्रेट लाइन में शो करेंगे जो एक स्लाइटली टिल्टेड होगा। अब इसमें जो फ्रंट कार्बन होता है बच्चों, ठीक है, इसमें क्या होगा कि जो फ्रंट कार्बन है, सोन लेफ्ट, लोअर लेफ्ट, मतलब ये है लोअर लेफ्ट, एंड जो रियर कार्बन है, ठीक है, और ये होगा अपर राइट, एंड 3 एटम्स ग्रुप्स जो होंगे ऑफ ईच कार्बन, समझ गए ना, रिप्रेजेंटेड एट 120 डिग्री। कि इसमें मॉलिक्यूल को हम थोड़ा ऑब्लिक एंगल से देखेंगे, बॉन्ड एक्सिस को एक स्ट्रेट लाइन से शो करेंगे जो थोड़ी सी स्लाइटली टिल्टेड होगी, जो सामने का कार्बन होगा उसे हम लोअर लेफ्ट में रखेंगे, और जो रियर कार्बन होगा उसे अपर लेफ्ट में। देखो कैसे, ये इस तरह से इसमें पूरा मॉलिक्यूल आपको दिखाई देगा, इस तरह से, जैसे ये है, ठीक है, ये है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि पूरा मॉलिक्यूल, तो ये एक कार्बन है, ये कार्बन है। अब देख रहे हैं कि जो फ्रंट कार्बन है वो हम देख रहे हैं कि लोअर लेफ्ट में आ रहा है, और जो रियर कार्बन है वो कहाँ आ रहा है बच्चों, हमारा अपर राइट में। ये इसका एक फॉर्म ये है। तो एक ऐसा भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है कि हम इन 3 ग्रुप्स को इस तरह से ले लें, ओके, और बाकी ग्रुप को हम इस तरह से रख दें, ऐसे। तो इस तरह से एक स्टिगर्ड या इक्लिप्स्ड फॉर्म, इस तरह से 2 सॉहर्स प्रोजेक्शन
बन गए। ये जो कहलाता है ये है बच्चों इक्लिप्स्ड फॉर्म। अभी हम इसको डिफाइन करेंगे अलग से। और ये कहलाता है स्टेगर्ड फॉर्म। समझ गए ना? इस तरह से तो दो अलग अलग बन गए किसके? इथेन के। तो यहाँ तक बात क्लियर है कि जो कन्फर्मर होते हैं उनको दो अलग अलग प्रोजेक्शन से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक न्यूमैन प्रोजेक्शन होता है और एक क्या बच्चों? सॉहर्स प्रोजेक्शन। ओके, अब हम आ जाते हैं कुछ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स में, किसके बारे में? कन्फर्मेशन के बारे में। तो हम एक एक करके लेते हैं, ठीक है। पहला हम लेंगे कन्फर्मेशन इन इथेन। किस में ले लें बच्चों हम? कन्फर्मेशन इन इथेन, कि इथेन में कन्फर्मेशन। तो देखो बच्चों कि जो इथेन होता है, ठीक है, तो इथेन में जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ये है CH3। तो यहाँ पर जो ड्यू टू रोटेशन, ठीक है, अराउंड C1C2 कार्बन बॉन्ड एक्सिस, इथेन फॉर्म इन्फिनिट, समझ गए बच्चों, इन्फिनिट नंबर ऑफ कन्फर्मर एट, ठीक है, कंप्लीट 360 डिग्री, मतलब रोटेशन अराउंड C सिंगल बॉन्ड C। कि जब हम इथेन में देखते हैं कि इथेन में जो C1C2 कार्बन बॉन्ड एक्सिस है, ठीक है, जब इसमें एक कंप्लीट रोटेशन होता है ग्रुप या एटम्स, मतलब हाइड्रोजन एटम्स का 360 डिग्री, तो इन्फिनिट नंबर में क्या बनते हैं बच्चों? कन्फर्मर्स। ठीक है, इनमें से, ठीक है, इन विच टू जो है, इसमें से हम टू इंपॉर्टेंट कन्फर्मर्स, ठीक है, और इनमें से हम देखते हैं दो, एक कहलाता है बच्चों, फर्स्ट जो है हमारा यहाँ पर वो है स्टेगर्ड। जो इसमें कौन सा कन्फर्मर है? इसमें एक तो होगा स्टेगर्ड फॉर्म, ठीक है, स्टेगर्ड फॉर्म, और एक होगा क्या बच्चों? इक्लिप्स्ड फॉर्म। एक एक करके दोनों को दिखा रहे, ठीक है। तो स्टेगर्ड फॉर्म जो होगा, यहाँ स्टेगर्ड आएगा, ठीक है। तो स्टेगर्ड फॉर्म में क्या होगा कि इन दिस कन्फर्मर, ठीक है, कि इस कन्फर्मर में, इन दिस कन्फर्मर हाइड्रोजन जो एटम्स ऑफ बोथ कार्बन, जो दोनों कार्बन के जो हाइड्रोजन एटम्स हैं बच्चों, बोथ कार्बन्स आ पार्ट, या कहें कि जो दोनों कार्बन के हाइड्रोजन एटम्स हैं आर अपार्ट एट मैक्सिमम डिस्टेंस। समझ गए बच्चों कि इसमें जो दोनों कार्बन के हाइड्रोजन एटम्स हैं वो एक मैक्सिमम डिस्टेंस में होंगे एंड हैविंग लोवेस्ट, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। समझ गए बच्चों कि इसमें मॉलिक्यूल की ड्यू टू, ठीक है, लोवेस्ट या मिनिमम, बल्कि हम ये कहें कि मिनिमम कौन सा स्ट्रेन होता है? एक होता है टॉर्सनल स्ट्रेन, अभी मैं इसको अलग से डिफाइन करूंगा, एंड स्टेरिक स्ट्रेन। समझ गए बच्चों कि इनमें एक मिनिमम टॉर्सनल स्ट्रेन होगा और एक क्या? स्टेरिक स्ट्रेन। दूसरा और ले लें, फिर हम एक साथ दोनों के डायग्राम बनाएंगे। दूसरा होता है इक्लिप्स्ड फॉर्म। समझ गए बच्चों, इक्लिप्स्ड फॉर्म। ये इसमें क्या होगा कि हाइड्रोजन एटम जो होंगे, ठीक है, हाइड्रोजन एटम्स ऑफ बोथ कार्बन,
जो दोनों कार्बन के एटम्स हैं, बोथ कार्बन्स आर, इसमें इस तरह से अरेंज होते हैं, दोनों कार्बन के एटम्स जो है अरेंज, ठीक है, और डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, मीन्स directly behind those of the each other। समझ गए बच्चों कि इसमें दोनों कार्बन के जो हाइड्रोजन एटम्स हैं बिल्कुल डायरेक्टली एक दूसरे के इन फ्रंट में होते हैं, या हम कहें कि एक दूसरे के आगे पीछे होते हैं, इस तरह से, तो ये कहलाता है हैविंग। इसमें जो है हैविंग मैक्सिमम, इसमें क्या होगा बच्चों, मैक्सिमम टॉर्सनल स्ट्रेन एंड, ठीक है, स्टेरिक स्ट्रेन। देयरफॉर हैविंग मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। समझ गए बच्चों कि इसमें जो कि एटम्स हैं या जो हाइड्रोजन एटम्स हैं बिल्कुल जस्ट आमने सामने आ जाते हैं, जिससे उनके इलेक्ट्रॉन, जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके बीच में रिपल्सन लगता है, उनके एटम्स के बीच में रिपल्सन लगता है, और मॉलिक्यूल एक हाई एनर्जी का हो जाता है। तो देखो इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। अभी जो मैंने आपको बताए थे बना के न्यूमैन प्रोजेक्शन में, वही है ये है इस तरह का, ठीक है, प्रोजेक्शन। तो ये कौन सा प्रोजेक्शन में आप देख रहे हैं कि जो हाइड्रोजन एटम है वो कहाँ है बच्चों, मैक्सिमम डिस्टेंस में। तो ये से क्या बोलेंगे हम, ये हमारा कौन सा फॉर्म हो गया, स्टेगर्ड फॉर्म। कौन सा फॉर्म है, स्टेगर्ड फॉर्म। ये है, इसमें आप देख रहे हैं हाइड्रोजन एटम मैक्सिमम डिस्टेंस में दिख रहे हैं, ऐसे में इनमें मिनिमम रिपल्सन होगा। मिनिमम क्या होगा बच्चों, टॉर्सनल स्ट्रैंड, एंगल स्ट्रैंड, एंगल स्ट्रैंड तो खैर इसमें नहीं होगा, सॉरी, तो ये होगा स्टेरिक स्ट्रैंड। इसलिए तो यहाँ पर मैक्सिमम होने के कारण ज़्यादा एनर्जी है। अब अगर हम इसका कौन सा इक्लिप्स्ड फॉर्म ले लें, तो इक्लिप्स्ड फॉर्म में आप देखोगे कि जो एटम्स हैं, ये हाइड्रोजन एटम्स जो होते हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने हैं, इन फ्रंट में हैं, और या कहें कि एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन को पीछे दबा देता है, इस तरह से। ये है, मतलब ऐसे समझें कि ये है एक दूसरे के बिल्कुल सामने। तो ये कहलाता है कौन सा बच्चों, इक्लिप्स्ड फॉर्म। दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। मतलब है कि सीधी सी बात है कि द एनर्जी जो होती है, द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ, ठीक है, स्टेगर्ड जो है, स्टेगर्ड टू इक्लिप्स्ड फॉर्म, ये होती है 12.5 किलो जूल पर मोल, ठीक है, अवेलेबल एट रूम टेम्परेचर। Therefore, these conformer are spontaneously converted into one another। समझ गए बच्चों कि इन दोनों कन्फर्मर्स के बीच में जो है एनर्जी जो है, यहाँ पर कितनी एनर्जी चाहिए, 12.5 किलो जूल। इतनी एनर्जी लगेगी तो ये चेंज हो जाएगा, इतनी एनर्जी रिलीज हो जाएगी तो ये चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से दोनों कन्फर्मर एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं स्पॉन्टेनियसली, क्योंकि इसके लिए जितनी एनर्जी चाहिए ये एनर्जी कहाँ पर मिल जाती है, रूम टेम्परेचर पे। इसलिए हम इनको आइसोलेट भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, एक दूसरे से। और अगर हम इनका एक एनर्जी डायग्राम ले लें तो आप देखोगे कि ये है, इस तरह का एक एनर्जी डायग्राम आता है इसका, कि ये ऐसे आएगा। समझ गए बच्चों कि अगर हम यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ले लें मॉलिक्यूल की, और यहाँ पर डाइहेड्रल एंगल लें। समझ गए बच्चों, क्या ले लें यहाँ पर हम,
डाईहेड्रल एंगल, तो यहाँ से अगर हम ये कहें कि यहाँ पर ये एनर्जी है किसकी, इस तरह से स्टेगर्ड फॉर्म की, ठीक है, ये है क्या, स्टेगर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर जो बनेगा ये क्या होगा बच्चों, इक्लिप्स्ड फॉर्म। तो ये जो एनर्जी डिफरेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक का डाईहेड्रल एंगल, अभी मैं बताता हूँ आपको क्या है ये। तो ये जो होगा ये है 12.5 किलो जूल पर मोल का। जो दो टेट्राहाइड्रॉन होते हैं उनके जो फेसेस होते हैं उनके बीच का एंगल, मतलब ये जो एंगल है ये वाला, ठीक है, या ये जो एंगल दिख रहा है ना बच्चों, ये है 60 डिग्री, यही क्या है, डाईहेड्रल एंगल। मतलब दो एडजेसेंट जो टेट्राहाइड्रॉन होते हैं उनके फेस के बीच का एंगल, उसे बोलते हैं डाईहेड्रल एंगल। तो ये एंगल जैसे जैसे आप रोटेट करोगे, ठीक है, तो जैसे रोटेट होके 60 डिग्री में आएगा तो ये स्टेगर्ड फॉर्म बन जाएगा, तो ये एनर्जी कम हो गई। फिर अगली बार अगर आप घुमाना शुरू करोगे तो फिर इसी तरह, तो इस तरह से बार बार जो है क्या बनते जाएंगे, ट्रफ एंड क्रस्ट बनेंगे बच्चों। इस तरह का एक एनर्जी पोटेंशियल डायग्राम आता है। मैं थोड़ा सा इनको डिफाइन कर दूं, छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट जो है, फिर और आगे के ब्यूटेन और इनमें बताता हूं इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हैं, ध्यान रखें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट टर्म्स, ठीक है, ऑफ कन्फर्मेशन, कि जो कन्फर्मेशन में जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं हम उनको एक बार डिफाइन कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे पहला होता है टॉर्सनल स्ट्रेन, समझ गए बच्चों, ये है टॉर्सनल स्ट्रेन। ये होता क्या है, तो ये कहलाता है रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एडजेसेंट बॉन्ड, या सॉरी, ठीक है, बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बॉन्ड्स present adjacent कार्बन एटम्स। समझ गए बच्चों कि दो एडजेसेंट कार्बन एटम जो हैं उनमें जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, ठीक है, उनके बीच में जो एक रिपल्सन लगता है उसी को क्या बोला जाता है, टॉर्सनल स्ट्रेन। हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये है हमारे पास एक कार्बन, या हम इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन में देखें तो एक डायग्राम से समझें कि ये है, ये है एक कार्बन, ठीक है, इस तरह से आप लेते हैं और एक कार्बन आप यहां लेते हैं, ठीक है, ये H है, ये H है, ये H है, ये H है, तो यहां पर ये इस तरह का एक बॉन्ड बना हुआ है। ठीक इसी तरह से यहाँ बॉन्ड बना हुआ है, यहाँ बॉन्ड है, यहाँ बॉन्ड है, यहाँ बॉन्ड है, यहाँ बॉन्ड है। तो इनके बीच का जो रिपल्सन है ये क्लाउड है। ये क्या है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। तो इनके बीच में जो रिपल्सन लग रहा है, ठीक है, बिटवीन क्लाउड्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, किसके बीच में देख रहे हैं आप, ठीक है, रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, क्लाउड्स ऑफ बॉन्ड्स, इसी को बोला जाता है क्या, टॉर्सनल स्ट्रेन। ये है इस रिपल्सन के कारण, ठीक है, कि जो टॉर्सनल स्ट्रेन है बच्चों, टॉर्सनल स्ट्रेन इंक्रीज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल एंड डिक्रीज, क्या डिक्रीज कर देता है, डिक्रीज स्टेबिलिटी। तो इसी के कारण ही आप देखोगे जो स्टेगर्ड है और इक्लिप्स्ड फॉर्म है उनमें स्टेबिलिटी का डिफरेंस आ जाता है, ठीक है, अभी मैं उसके बारे में लिख दूंगा। तो डिक्रीज स्टेबिलिटी, देयरफॉर आप देखोगे, देयरफॉर या पहले हम दो सारे स्ट्रेन देख लें, फिर हम देखेंगे स्टेगर्ड और इक्लिप्स्ड में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। दूसरा होता है स्टेरिक स्ट्रेन। क्या होता है बच्चों दूसरा, स्टेरिक स्ट्रेन। ये है रिपल्सन बिटवीन
एटम्स और ग्रुप्स ऑफ, ठीक है, एडजेसेंट कार्बन एटम्स इन मॉलिक्यूल। समझ गए बच्चों कि जो मॉलिक्यूल है उसमें जो एडजेसेंट एटम्स होते हैं उनके बीच का रिपल्सन, मीन्स अगर हम ये कहें कि यहाँ पर ये है कन्फर्मेशन कि एक H ये है एक H ये है, तो इनके बीच में भी क्या लगता है बच्चों, एक रिपल्सन लगता है कि यहाँ पर H है यहाँ पर H है, तो इनके बीच का जो रिपल्सन है यही रिपल्सन क्या है, समझ गए ना, कि ये है रिपल्सन बिटवीन एटम्स, यही क्या कहलाता है, स्टेरिक स्ट्रेन। अब ध्यान रखें कि ये भी क्या करता है, आप देखोगे कि जो स्टेरिक स्ट्रेन है, समझ गए बच्चों, स्टेरिक स्ट्रेन इंक्रीज क्या कर देता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल एंड डिक्रीज स्टेबिलिटी। तो ये भी क्या करेगा, स्टेबिलिटी ऑफ कन्फॉर्मर, कि इससे भी मॉलिक्यूलर स्टेबिलिटी क्या हो जाती है बच्चों, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तीसरा आ जाते हैं एंगल स्ट्रेन। क्या चीज, एंगल स्ट्रेन। तो देखो बच्चों एंगल स्ट्रेन क्या है, अगर आप देखेंगे कि एंगल स्ट्रेन, तो जो मॉलिक्यूल होते हैं, है ना, उसमें जो बॉन्ड एंगल है नॉर्मल वैल्यू में रहता है, लेकिन अगर हम उस नॉर्मल वैल्यू में किसी भी प्रकार का कोई चेंज कर दें तो इससे भी मॉलिक्यूल में एक क्या आ जाता है, स्ट्रेन, कि इट इज, ठीक है, ड्यू टू रिजल्ट व्हेन द बॉन्ड एंगल, ठीक है, बॉन्ड एंगल इज डिफरेंट फ्रॉम desired value, means 109.5 डिग्री। ठीक है, तो अगर मान लो कि जो एंगल होना चाहिए था उससे अगर हम डिफरेंट वैल्यू मिलाते, कम करते हैं ज़्यादा करते हैं, तो मॉलिक्यूल में भी एक स्ट्रेन आता है, इसको बोला गया है एंगल स्ट्रेन। इट इज ऑल्सो, ठीक है, इंक्रीज बॉन्ड एनर्जी, समझ गए बच्चों, बॉन्ड एनर्जी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या करेगा, इंक्रीज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल एंड डिक्रीज, समझ गए ना, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। ये है, समझ गए बच्चों कि इससे भी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। फोर्थ है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो करेगी, क्या इफेक्ट डालता है। तो ध्यान रखें कि ग्रुप, अगर मान लो कि जो ग्रुप्स हैं और एटम्स हैं, एटम्स इन कन्फॉर्मर, समझ गए बच्चों कि कन्फॉर्मर में जो एटम्स हैं या जो ग्रुप्स हैं फॉर्म इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, then potential energy of molecule क्या होगी, डिक्रीज होगी, as a result increase stability। समझ गए बच्चों कि अगर मान लो दो एटम जो कन्फर्मर्स में है, अगर वो एटम या ग्रुप हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं तो ऐसे में मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी और ऐसे में क्या होगा कि मॉलिक्यूलर स्टेबिलिटी बढ़ती है। इट इज, ठीक है, ध्यान रखें कि ऑब्जर्व्ड इन गॉच फॉर्म, ठीक है, मतलब जो एक्स एक्स जो डाइहेड्रल एंगल होता है सेम ग्रुप का, गॉच फॉर्म अभी हम बनाएंगे जब देखेंगे कि कौन कौन से गॉच फॉर्म आते हैं मॉलिक्यूल में। तो गॉच फॉर्म मतलब यहाँ पर टू जो सेम ग्रुप होंगे जो हाइड्रोजन बॉन्ड कर रहे हैं एट 60 डिग्री, समझ गए ना बच्चों कि उनके बीच में जब 60 डिग्री, तो देखो जैसे मान लो यहाँ पर एक H लगा दें या एक इस तरह का ग्रुप है,
ठीक है, यहाँ x है और यहाँ y है। अगर x जैसे कि OH है, ठीक है, NH2 है, COO माइनस है, फ्लोराइड है, और YOH है, ठीक है, NH2 है, COOH है, ठीक है बच्चों, इस तरह का कोई ग्रुप है तो ध्यान रखें कि इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो ये क्या होंगे, हाईली स्टेबल देन अदर कन्फॉर्मर। समझ गए बच्चों कि अगर ये हाइड्रोजन ये ग्रुप है x और y की जगह पे तो ये हाईली स्टेबल होंगे। जैसे होता है ना कि आपसे पूछा जाए कि एथाइलिन ग्लाइकोल का कौन सा कन्फर्मर ज़्यादा स्टेबल होगा, तो आप देखोगे कि अगर हम यहाँ पर देखें कि यहाँ पर क्या है OH और यहाँ भी क्या है OH, तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। तो ये जो है एथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है, कि एथाइलिन जो ग्लाइकोल होगा इसमें कौन सा फॉर्म है, ये गॉच फॉर्म। समझ गए बच्चों, ये कौन सा फॉर्म कहलाता है, गॉच फॉर्म। ठीक इसी तरह से अगर हम देखें कि यहाँ पर OH है और यहाँ फ्लोरीन है तो यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो ये भी क्या होगा, स्टेबल होगा। लेकिन अगर मान लिया जाए कि X ऐसे ग्रुप हैं जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अल्काइल ग्रुप, COO माइनस, और Y भी सेम यही है, इस तरह से R है, COO माइनस है, ठीक है, NH3 प्लस है, NH3 प्लस है, तो ध्यान रखें कि इनका जो स्टेबल कन्फॉर्मेशन होगा वो ये वाला होगा, जब X यहाँ और XY यहाँ, तो ये इसका क्या होगा, स्टेबल फॉर्म। ऐसा क्यों बच्चों, हैविंग, ठीक है, लोवेस्ट टॉर्सनल स्ट्रैंड, ओके, एंड स्टेरिक स्ट्रैंड। समझ गए ना कि इसमें लोवेस्ट टॉर्सनल स्ट्रैंड होगा और स्टेरिक स्ट्रैंड। तो अगर एक्स वाई ग्रुप ऐसे हैं तब ध्यान रखें ये एंटी फॉर्म कहलाता है। क्या है ये, एंटी फॉर्म या फुली, ठीक है, ये कौन सा फॉर्म, स्टेगर्ड फॉर्म। तो ये स्टेबल होगा। लेकिन अगर ये ग्रुप हैं, ध्यान रखें एक्स और वाई, और वो एक दूसरे के आमने सामने आ गए, या हम और कह सकते हैं कि ये है NH2 और ये है NH3 प्लस, तो भी इस तरह से इनका गॉच फॉर्म स्टेबल होगा और इसको बोलेंगे GUC गॉच फॉर्म। समझ गए बच्चों, ये कौन सा फॉर्म है, गॉच फॉर्म, जहां दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने वाले ग्रुप 60 डिग्री में होते हैं। तो इस तरह से यही रीजन है कि ड्यू टू, ठीक है, एंगल कौन कौन से स्ट्रैंड देखे आपने, टॉर्सनल स्ट्रैंड, स्टेरिक स्ट्रैंड, स्टेगर्ड फॉर्म ऑफ, ठीक है, इथेन मोर स्टेबल देन इक्लिप्स्ड फॉर्म। समझ गए ना, जो स्टेगर्ड फॉर्म होता है उसकी एनर्जी 12 पॉइंट, मतलब ये है स्टेगर्ड फॉर्म। जब ये 12.5 किलो जूल एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, इक्लिप्स्ड फॉर्म। तो ये जो है मोर स्टेबल होगा और ये क्या होगा, लेस स्टेबल। बाकी अगर इथाइलिन ग्लाइकोल में पूछ ले, फ्लोरोहाइड्रोक्सी कंपाउंड में पूछ ले, ठीक है, इसी तरह से अगर मान लो यहाँ OH है और ये है यहाँ पर Cl है, तो भी इनमें भी ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ठीक इसी तरह से यहाँ पर मान लो OH है, मैं और लिख दूँ यहाँ पे कि इस तरह से यहाँ पर मान लो CHO ग्रुप है, Cl ग्रुप है, तो इनमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। और इसीलिए जैसे यहाँ पर आप CHO लगा दें तो भी ये भी स्टेबल हो जाएगा। तो ये सब स्टेबल फॉर्म है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं। ये कम स्टेबल फॉर्म होंगी, क्यों, क्योंकि इनमें रिपल्सन, तो सेम ग्रुप हो जाए, इनमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना हो, स्टेरिक रिपल्सन हो, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन हो, तो ध्यान रखें उनका केवल स्टेगर्ड या एंटी फॉर्म ही स्टेबल होगा। तो एथाइल जो इथेन है उसमें इस तरह से। एक और लास्ट डेफिनेशन और बता दूं,
डाईहेड्रल एंगल। समझ गया बच्चों, ये भी एक टर्म बार बार यूज हो रहा है इसमें। तो डाईहेड्रल एंगल ये कहलाता है एंगल बिटवीन द फेसेस, समझ गए ना, फेसेस ऑफ टू टेट्राहेड्रॉन। किसके बीच का है ये? टू टेट्राहेड्रॉन ऑफ मॉलिक्यूल। समझ गए बच्चों कि जो मॉलिक्यूल होता है उसमें दो टेट्राहाइड्रॉन, देखो हम ऐसे समझें कि एक कार्बन यहाँ पर है ना, और ये है, और इसी के सामने ये है, या मैं 2 मिनट रुको, है ना, ये इस तरह से ले लिया जाए कि ये है एक कार्बन, ये एक दूसरे से जुड़े हैं। तो ये जो दो फेस के बीच में, यही कहलाता है बच्चों क्या? इस तरह से एक टेट्राहाइड्रोन ये जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोन ये है, जैसे H H H H, तो यही कहलाता है डाईहेड्रल एंगल। जैसे जैसे ये एंगल चेंज होता है कन्फर्मर बनते हैं कि डाईहेड्रल एंगल में जब हम चेंज करते हैं तो हमें क्या मिलते हैं? इस तरह से कन्फर्मर। या हम और सिंपली देखें कि हमारे पास ये एक कन्फर्मेशन है, ठीक है, तो ये जो एंगल बनेगा इन दोनों के बीच में, ये है डाईहेड्रल एंगल। तो इस तरह से अभी आपने देखा था कि इथेन में जो स्टिगर्ड फॉर्म है उसमें डाईहेड्रल एंगल 60 था, जबकि जो आप इथेन में देखते हैं, ठीक है, कि हम यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं कि इथेन में जो स्टिगर्ड फॉर्म था ये है, ठीक है, उसमें आपने देखा कि जो डाईहेड्रल एंगल है वो कितने का है बच्चों बताओ? वो है 60 डिग्री का। जबकि जो इक्लिप्स्ड फॉर्म है, ठीक है, उसमें यही एंगल कितने का है? 0 डिग्री का। इस तरह से तो यहाँ मैंने अभी आपको केवल इथेन में कन्फर्मेशन बता दिया और किस तरह से उनके हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या स्टेबिलिटी चेंज होगी। बाकी ब्यूटेन है, साइक्लोहेक्सेन है, हम इनमें कन्फर्मेशन नेक्स्ट उसमें लेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट में। ओके, थैंक यू।